गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। प्रिंसिपल है व्हेन ए current carrying loop is placed in a magnetic field, a torque act on it. Means a galvanometer works on the principle that when a current carrying loop is placed in a magnetic field, a torque act on it. Magnitude of this torque is directly proportional to the magnitude of the current, strength of the current. करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड। नाउ हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना कैसे होता है, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट इज कंसिस्टेड ऑफ एन आर्मेचर PQRS। व्हाट इज आर्मेचर? आर्मेचर इज ए कॉइल दैट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। बेसिकली तीन चीज याद रखें। अगर हम सिंगल एक टर्न ले रहे हैं तो दैट वी कॉल ए रिंग और ए लूप। अगर हम एक सिंगल टर्न लेते हैं वायर का तो इसको हम लूप या एक रिंग कहते हैं अगर ये सर्कुलर शेप में, अदरवाइज हम इसको लूप कहते हैं। अगर टर्न्स काउंटेबल है बट बहुत ज्यादा नहीं है, फ्यू टर्न्स है लाइक 10, 15, 20 टर्न्स है, तो इसको हम कॉइल बोलते हैं, कॉइल। बट अगर यही कॉइल लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स एक्सीड more than 1000, then such a coil is called armature. So armature is containing very large number of turns. This armature is suspended by means of a phosphor bronze strip. phosphor bronze का एक स्ट्रिप है जिसके ऊपर एक प्लेन मिरर M लगा हुआ है और इस स्ट्रिप के साथ हमने कॉइल को लटका हुआ है थ्रू एक टॉर्सनल हेड H। टॉर्सनल हेड का मतलब है कि जब हम इस कॉइल को सरकाएंगे तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको घुमा फिरा के इसकी एक पर्टिकुलर जो अलाइनमेंट है उसको हम अलाइन कर सकते हैं। ये इसका टॉर्सनल हेड H। नाउ ये जो PQRS आर्मेचर है इसका एक टर्न थ्रू दिस वायर टर्मिनल T1 पर कनेक्टेड है, दूसरा टर्न इस कॉइल का थ्रू ए हेयर स्प्रिंग जो फॉस्फर ब्रोंज का बना है, इस हेयर स्प्रिंग के थ्रू टर्मिनल नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। यहां से हम इसको देखते हैं टर्मिनल 2 के अंदर कनेक्टेड है। दिस अरेंजमेंट ऑफ armature is suspended between the concave pole of a very strong magnet called field magnet। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का कॉन्केव यानी रेडियल पोल है और ये इसका कॉन्केव यानी साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल इसके हमने यहां पर दिए हैं। तो दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल। दिस मैग्नेट इज कॉन्केव शेप्ड पोल में इसको हम लेते हैं। The shape of the poles is concave. We will discuss it later why it is so. Now, इस कॉइल के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख दिया। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हमने रखा है टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो वंस अगेन एक पूरा अरेंजमेंट हमने एक चैम्बर में रखा है। इस चैम्बर को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हमने इसमें लेवलिंग स्क्रू L1 और L2 प्रोवाइड किए हैं। लेवलिंग स्क्रू L1 और L2 इसको हॉरिजॉन्टल बनाए रखते हैं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। टॉर्सनल हेड, इस कॉइल को हम अलाइन कर सकते हैं, कहीं भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोक सकते हैं। ये टॉर्सनल हेड है। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों लिया जाता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज लेने के पीछे दो रीजन है। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसा मटेरियल है विच इज हाईली इलास्टिक, साथ साथ इट इज ए कंडक्टिव मटेरियल यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है और ये हाईली इलास्टिक है। सो फॉस्फर ब्रॉन्ज हमने इसलिए लिया कि ये हाईली कंडक्टिव है और हाईली इलास्टिक है ताकि रेस्टोरेशन प्रोवाइड करे। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसलिए लिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लार्ज करंट फ्लो करा सके। जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस वे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न मींस टू इंक्रीज द करंट। हमने इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कॉनकेव पोल्स क्यों लिए? कॉनकेव पोल्स मींस रेडियल पोल हम इनको कई बार बोलते हैं। ये रेडियल पोल हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं।
Radial magnetic field is a magnetic field that always remains parallel to the surface of the coil, or you can say plane of coil. coil का जो plane है, अगर मैं इसको अपना आर्मेचर मान लूं तो ये इसका प्लेन होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके पैरेलल बना रहेगा. दिस पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोवाइड द मैक्सिमम टॉर्क, और ये हम कहेंगे कि ये टॉर्क मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा. हमने कल पिछला जो टॉपिक पढ़ा था टॉर्क ऑन ए करंट लूप, उसमें देखा था कि जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क काम करता है. तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने के पीछे रीजन है. क्वेश्चन आता है व्हाई वी टेक द कॉनकेव पोल्स ऑफ ए मैग्नेट. आंसर टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम टॉर्क. ओके, नाउ हाउ कैन वी से सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बेनिफिट अस? सॉफ्ट आयरन सिलेंडर से हमें क्या फायदा होने वाला है? सॉफ्ट आयरन सिलेंडर प्रोवाइड्स मैक्सिमम टॉर्क वंस अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड. जब हम कॉनकेव पोल की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था टॉर्क इक्वल्स टू NIAB cos थीटा. तो यहां से cos थीटा को +1 यानी मैक्सिमम कर दिया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ने. अब इस टॉर्क को और मैक्सिमाइज कर सकता हूं मैं बाय टेकिंग मैक्सिमम बी. सॉफ्ट आयरन इज ए मटेरियल हुज परमिएबिलिटी इज वेरी हाई. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मोर देन 1000. इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके आसपास से जा रही है वो इसके अंदर से एंटर कर जाती है. हेंस it increase the magnetic field. So what is the reason behind taking the soft iron cylinder inside the armature? Answer is to increase the magnetic field so that torque could be increased. टॉर्क को बढ़ाया जा सके. तो टॉर्क बढ़ाने के पीछे पहला रीजन था हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो करंट बढ़ गया. इस फैक्टर को हमने बढ़ाया. हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख के मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर लिया. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चूज करके हमने करंट को मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कर लिया था प्लेन ऑफ द लूप के. दैट्स व्हाई आर्मेचर का प्लेन जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना रहेगा तो इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग द हेयर स्प्रिंग? हेयर स्प्रिंग के पीछे क्या रीजन है? हेयर स्प्रिंग इज ए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप स्प्रिंग व्हिच प्रोवाइड्स one support to the coil from the back side because this coil contain very large number of turns so it becomes heavy. और ये हैवी कॉइल किसी भी एक पोल पर जाकर चिपक सकती है. तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको नीचे लगा देते हैं ताकि ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे. दूसरा, ये कंडक्टिव है और रेस्टोरेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी इलास्टिक भी है, कंडक्टिव इलास्टिक, और साथ साथ ही नीचे से कॉइल को सपोर्ट करता है उसके अलाइनमेंट में. अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या ये जो आर्मेचर हमने लपेटा था क्या ये हमने सीधे सीधे वायर पे लपेट दिया था? जी नहीं. दिस आर्मेचर इज वाउंडेड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक बट मेटालिक फ्रेम. नॉन मैग्नेटिक बट मेटालिक फ्रेम. नॉन मैग्नेटिक फ्रेम इसको हेल्प करता है कि किसी भी पोल पर जाकर इजीली चिपकता नहीं है मैग्नेट के, और मेटालिक फ्रेम इसको प्रोवाइड करता है एडी करंट सो दैट इसको हम डेड बीट बना सकते हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर. डेड बीटिंग क्या होता है? तो डेड बीट बनाने के लिए तो व्हाट इज क्वेश्चन कम्स, व्हाई द कॉइल इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंडेड ऑन ए non-magnetic but metallic frame? Answer is to make the galvanometer dead beat. This design of galvanometer is called de-arsenal design. de-arsenal design में डिफरेंस होता है. दूसरे डिजाइन को हम कहते हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, जो हमारी लैबोरेटरीज में हम देखते हैं. लैबोरेटरी में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो होता है वेस्टर्न टाइप और वो कम सेंसिटिव होता है. जो हमने फिगर में पढ़ा है ये हमारा de-arsenal डिजाइन है. de-arsenal डिजाइन और वेस्टर्न टाइप में बस डिफरेंस क्या होता है कि वहां पर कॉइल पिवटेड होती है और एक पॉइंटर की हेल्प से हमें रीडिंग मिलती है. यहाँ पर हम लैंप और स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से रीडिंग लेते हैं. जो प्लेन मिरर यहाँ पर हमने यूज किया था, ये प्लेन मिरर हमें रीडिंग देने में हेल्प करता है. तो अगर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट ऑफ रीडिंग ले रहे हैं तो डी-आर्सेनल डिजाइन जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, और अगर हम पॉइंट वाले यानी कम सेंसिटिव डिजाइन की बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा वेस्टर्न टाइप. नाउ वी कम टू द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की वर्किंग,
लेट अस अज्यूम एन आर्मेचर ऑफ n टर्न्स। हमने एक आर्मेचर अज्यूम कर लिया जिसका नंबर ऑफ टर्न्स था n, एरिया था a, और इसके हर टर्न में करंट था I। ये आर्मेचर एक ऐसे मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लटकाया हुआ था, सस्पेंड किया हुआ था, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड B प्रोवाइड कर रहा था। तो हमें पता है टॉर्क ऑन द लूप is given by torque on the coil is given by tau equal to NIAB cos theta, but in case of radial magnetic field theta becomes 0, so cos 0 will be 1, yani this is the maximum torque we are getting on it. This torque is called deflecting torque because it tries to deflect the loop, ये लूप को आगे पीछे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जब हम मान लेते हैं कि ये टॉर्क सपोज किसी एंगल थीटा पर डिफ्लेक्ट हो गया, किसी एंगल थीटा पर अपनी पॉइंट से खिसक गया, इसमें जो ट्विस्ट आया वो थीटा डिग्री का था, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन ए ट्विस्ट डेवलप्स इन द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप थी उसमें एक ट्विस्ट डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि वो हाईली इलास्टिक है, इट ट्राई टू रिस्टोर इट, ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है, सो इट प्रोवाइड्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क। एक रिस्टोरिंग टॉर्क ये स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं टॉर्क, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा, तो टॉ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स थीटा। k को हम कहते हैं यहाँ पर टॉर्सनल कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, हम इसको यहाँ पर कहते हैं। तो दो टॉर्क एक लूप पर काम कर रहे हैं, पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और दूसरा है रिस्टोरिंग टॉर्क बिकॉज ऑफ द ट्विस्ट इन द लूप थीटा। these two loops torques on the loop try to move it either towards or away from the mean position. Now at the equilibrium when both the torque become equals, जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं तो k थीटा becomes equal to NIAB और थीटा इक्वल टू NBA k अपॉन k इंटू y। अगर हम देखें NBA और k ये सब एक कांस्टेंट है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर बनता है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में हमें कितने लेने हैं फिक्स हो जाता है, कॉइल का कितना साइज हमें लेना है फिक्स हो जाता है, कॉइल कितने स्ट्रॉन्ग पोल्स के बीच में लटकानी है फिक्स हो जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या वायर उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, यानी के की वैल्यू तभी फिक्स हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक फिक्स कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ जी, 1/g हम इसको कहते हैं। आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट रख लूं तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जितना ज्यादा करंट हम फ्लो करवाएंगे पॉइंटर उतना आगे जाएगा उतना पीछे रहेगा। तो ये जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है मीन पोजीशन से, ये डिपेंड करता है करंट पे, और यही तो हमें चाहिए था, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, लेस करंट लेस डिफ्लेक्शन। ये स्केल हम एक अच्छे से कैलिब्रेट कर लेते हैं ताकि पॉइंटर करेक्ट रीडिंग ऑफ करंट हमें दे। तो दिस वे दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर मैं यहाँ पर G की बात करूं तो G इज होता है K अपॉन NBA। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। वंस अगेन गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। नाउ वी कम टू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। नाउ वी कम टू द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूस ए लार्ज डिफ्लेक्शन इवन फॉर ए स्मॉल करंट। अगर मिनिमम सा करंट आ रहा है और उसके बदले इसकी जो सुई है, जो इसका निडल है, पॉइंटर है, वो काफी दूर तक चला जाता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि हाईली सेंसिटिव है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखें, अगर मैं 1 एम्पियर करंट देता हूं और इसका पॉइंटर जस्ट हिलता है तो ये लेस सेंसिटिव होगा, लेकिन अगर 1 माइक्रो एम्पियर की मैं बात करूं और ये तेजी से आगे पीछे मूव करता है, इसका मतलब ये हाईली सेंसिटिव है। तो जो थोड़े से करंट या थोड़ी सी वोल्टेज पर ही ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, ऐसे गैल्वेनोमीटर को हाईली सेंसिटिव कहा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूसेस लार्जर डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी? गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दो तरह की हो सकती है, पहली है करंट सेंसिटिविटी और सेकंड है वोल्टेज सेंसिटिविटी।
करंट सेंसिटिविटी को हम I सफिक्स S से डिनोट करते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम V सफिक्स S से डिनोट करते हैं, IS और VS। नाउ फर्स्ट वी लुक एट करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जितना डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर करंट पर प्रोड्यूस करता है, यूनिट वैल्यू ऑफ करंट पर प्रोड्यूस करता है, उसको उसकी करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। करंट सेंसिटिविटी IS is defined as theta upon I, deflection per unit current, and IS हमें पता है theta equal to the NIAB upon K, और ये हमारे पास है I से I कैंसिल हो जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी IS will be what NBA upon K। अगर देखें तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को हम इसकी करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल था उसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है डिवीजन पर एम्पियर, क्योंकि हम इसको डिवीजन में नापते हैं। यहाँ पर रेडियन नहीं ले लेते हम एंगल के लिए, ये एंगल नहीं, डिफ्लेक्शन के लिए हमने थीटा लिया है, दैट वी कॉल डिवीजन पर एम्पियर। 1 एम्पियर पर कितने डिवीजन। फैक्टर्स एट विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड, क्वाइट ऑब्वियस, सामने दिख रहा है कितने फैक्टर जिस पर करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तीसरा नंबर ऑफ एरिया ऑफ लूप, इस लूप का एरिया जितना बड़ा होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। और लास्ट टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पर एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन क्लियर करते हैं। हमने फॉस्फर ब्रोंज का स्ट्रिप लिया था, हम फॉस्फर ब्रोंज का वायर भी ले सकते थे, बिकॉज वायर में भी वही दोनों प्रॉपर्टी, हाईली इलास्टिक एंड हाईली कंडक्टिव, बट हमने फॉस्फर ब्रोंज का स्ट्रिप प्रेफर किया था इन प्लेस ऑफ वायर। द रीजन बिहाइंड वाज फॉस्फर ब्रोंज वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट स्ट्रिप के मुकाबले ज्यादा होता है, तो टू रिड्यूस द टॉर्सनल कांस्टेंट वी सेलेक्ट द स्ट्रिप। तो आंसर इज देयर इफ वी टेक फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप, रीजन बिहाइंड टू डिक्रीज द टॉर्सनल कांस्टेंट K को कम करना, जितना K कम होगा उतनी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। Now we come to the voltage sensitivity VS। वोल्टेज सेंसिटिविटी तब आती है जब हम किसी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इस पर यूनिट वोल्टेज की वैल्यू पर जितना डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलता है उसको हम कहते हैं उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। थीटा VS इक्वल टू थीटा अपॉन V और VS इक्वल टू थीटा अपॉन IR। R यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर है, I इंटू आर क्योंकि हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, और NBA अपॉन K इंटू आई आर क्योंकि थीटा की वैल्यू NBA अपॉन K हमने पढ़ी थी। यहां से हमारे पास है NBA अपॉन K इंटू आर। ये 5 फैक्टर हैं जिन पे मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी का डिपेंडेंस दिख रहा है। अगर NBA अपॉन K की बात करूं तो ये तो मुझे IS मिला था, सो वी कैन से वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल टू होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट वो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी एसआई यूनिट होती है डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट। नाउ द फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं जिन पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी। अगर मैं फॉर्मूले से देखता हूं तो मुझे 5 फैक्टर क्लियर कट दिखते हैं, बट नो, these 5 factors are not decisive factor, only 2। पहला रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है टॉर्सनल कांस्टेंट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सिर्फ 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक टॉर्सनल कांस्टेंट पे और दूसरा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करें, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं तो वायर का लेंथ बढ़ेगा, साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैंने टर्न्स 2 गुने कर दिए, एन को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 टाइम्स होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वायर का लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी वही की वही रहेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को नहीं बदल सकता। अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस कम करता हूं तो मुझे या तो वायर का एरिया कम करना पड़ेगा या फिर रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स कम करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा क्योंकि वायर का लेंथ कम कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस से या तो ए अफेक्ट होगा या बी अफेक्ट होगा। अगर मैं वायर का एरिया बढ़ाता हूं, लूप का एरिया बढ़ाता हूं, तो एक बार फिर वायर की लेंथ बढ़ेगी यानी रेजिस्टेंस। तो एन, ए और आर तीनों इंटर रिलेटिंग फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को नल कर देते हैं, यानी एक दूसरे के इंपैक्ट को नलीफाई करते हैं। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी
सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, जबकि करंट सेंसिटिविटी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट current sensitivity. Now we come to a very last term that we call figure of merit. किसी भी गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट इट इज द करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर मैं किसी करंट का पर यूनिट डिफ्लेक्शन देखूं तो दैट वी कॉल फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन पर जितना करंट फ्लो कर रहा होता है उसको उसकी फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर डिवीजन, एम्पियर पर डिवीजन। फिगर ऑफ मेरिट किसी भी गैल्वेनोमीटर का बहुत स्मॉल फैक्टर होता है जो करीब करीब 10 की पावर -5 एम्पियर के ऑर्डर का आता है। मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के बीच में इसकी वैल्यू रखी जाती है जनरल गैल्वेनोमीटर्स के बारे में।